गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी सर। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? तो अगस्त का सर करंट अफेयर्स हमें कंप्लीट करना है, ठीक है? तो आज लास्ट क्लास है। अगस्त का जितना भी है आज निपटाएंगे, तो अगली जब क्लास होगी तो फिर उसमें हम सितंबर का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, ठीक है जी? तो उसमें फिर हम किसका पढ़ेंगे? जितना भी है आज निपटाएंगे तो सितंबर का, ठीक है? तो पहले कुछ क्वेश्चंस रिवाइज करते हैं जो लास्ट क्लास में आपने करे होंगे। जैसे 17th प्रवासी भारतीय दिवस विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? बताइए सर। जो 17th प्रवासी भारतीय दिवस है वो किस शहर में होने वाला है? हाँ जी, आंसर बताइए इसका। गेस वाला ये मैं डिसाइड करूंगा आपसे क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है, ठीक है? एग्जामिनर आपके मन से क्वेश्चन नहीं बनाएगा। एग्जामिनर ये नहीं देखेगा वो डेटा है ये नहीं पूछता हूँ, ठीक है? कभी कभी डेटा भी पूछ ले जाते हैं, तो इतना हमारा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए डेटा पे। और बहुत डेटा के मैंने आपको क्वेश्चंस कराए भी नहीं है। आप पता नहीं कौन से डेटा को लेके परेशान हो रहे हैं। हाँ, इंदौर, ठीक है। इसका आंसर दीजिए। Which of the following projects has been launched by the Indian Army for the induction of indigenous light tanks for quicker deployment and movement in high altitude areas? Project Zorawar, Project Rana, Project Prithvi, Project Uday। हाँ जी सर, इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? Which of the following projects has been launched by the Indian Army for the induction of indigenous light tanks for quicker deployment and movement in high altitude areas? करेक्ट आंसर इज प्रोजेक्ट जोरावर, ठीक है। ये लास्ट क्लास में यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है? तो यहाँ तक के क्वेश्चन डिस्कस हो गए। इसके के आगे के क्वेश्चन आज स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 103 ये रहा आपके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट या यूनियन टेरिटरी टू स्टैब्लिश एन अटल टिंकरिंग लैब इन पार्टनरशिप विद नीति आयोग? देखो, एक भारत सरकार का मिशन चल रहा है, अटल इनोवेशन मिशन। उसी के तहत कुछ लेबोरेटरीज क्रिएट की जा रही हैं, उनको नाम दिया गया अटल टिंकरिंग लैब, ठीक है? ये सारा काम कर कौन रहा है? नीति आयोग कर रहा है। तो पहली लैब कहाँ पर इस्टेब्लिश की गई है, ये सिंपल सा आपका क्वेश्चन है। हाँ जी सर। क्या आंसर होगा बताइए।
पहली लैब सर आपकी स्टैब्लिश हो रही है जम्मू एंड कश्मीर में। तो अटल इनोवेशन मिशन के तहत आपकी ये लैब्स क्रिएट की जा रही हैं, ठीक है। तो अटल इनोवेशन मिशन, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि सर देश में इनोवेशन लेके आना, मतलब लोगों को अवेयर करना रिगार्डिंग इनोवेशंस क्रिएटिविटी। तो ये एक ऐसी वर्क स्पेस रहेगी जहाँ पे जो बच्चे हैं, यंग जनरेशन है, वो अपने आइडियाज़ को शेप कर सकते हैं, उस पर वर्क कर सकते हैं, ठीक है। उस पे वो काम भी कर सकते हैं और अपने आइडियाज़ को पिंच भी कर सकते हैं, ठीक है। आप जो स्टेम, एक वर्ड ध्यान रखते हैं, स्टेम बहुत न्यूज़ में रहता है। स्टेम किससे रिलेटेड है? स्टेम रिलेटेड है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स, ठीक है। तो ये चार सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? स्टेम। तो स्टेम की नॉलेज बढ़ाने के लिए ये सारा काम किया जा रहा है। तो इन सब में कौन इन्वॉल्व है? इन सब में इन्वॉल्व है आपका नीति आयोग, ठीक है। तो पीछे से सारा काम कौन कर रहा है? ये नीति आयोग। अटल इनोवेशन मिशन पे काफी क्वेश्चंस आपको इधर उधर कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे, तो इम्पोर्टेंट मिशन है, ध्यान रखिएगा। पहला सवाल तो यही बनेगा, अटल इनोवेशन मिशन करा कौन रहा है? नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 104, रिसेंटली द फोर्थ एडिशन ऑफ द India's Clean Air Summit 2022 was held in which of the following cities? India's Clean Air Summit 2024 किस शहर में हुई थी, बताइए। हाँ जी, इसका करेक्ट आंसर क्या है सर? बिल्कुल करेक्ट आंसर इज बेंगलुरु, ठीक है। तो इंडिया की जो क्लीन एयर समिट थी अभी बेंगलुरु में कंप्लीट हुई है। देखो नाम से समझ में आ रहा है क्लीन एयर समिट क्या है। ये पर्पज है इसका एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। किसके लिए? एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ये समिट बुलाई गई है। तो इसमें सेंटर फॉर एयर पॉल्यूशन स्टडीज एंड सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी, ये जो दो आपके सेंटर हैं, सेंटर फॉर एयर एंड पॉल्यूशन स्टडीज कैप्स और सेंटर फॉर स्टडी ऑफ, हाँ, सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी, सी स्टेप कहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज कराया। देखो भारत सरकार का एक प्रोग्राम चल रहा है, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ठीक है, एनसीएपी, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। ये किस लिए सरकार चला रही है? टू रिड्यूस द एयर पॉल्यूशन, ठीक है। तो उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करा जाए, ये सारी चीजें इस मिशन में डिस्कस हुई हैं। इंडियाज क्लीन एयर समिट 2022। तो कोई भी समिट होता है तो उसका एक ऑब्जेक्टिव जरूर होता है, ठीक है। तो ये मत सोचो अरे बाप रे फिर कोई समिट आ गई याद करना पड़ेगा। याद करने के चक्कर में मत भागो, आप सिंपल अपने दिमाग में ये पॉइंट रखो कि अच्छा ये समिट हो रही है तो इसका पर्पस क्या था, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव ढूंढने की अगर आप कोशिश करोगे इस तरह के और इवेंट्स में, तो आपके लिए फिर याद रखने वाला पार्ट हो जाता है आसान, ठीक है। फिर उतनी मेहनत नहीं रह जाती कि आप बार बार उसे रट रहे हो, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, रिसेंटली नीरज चोपड़ा became the first Indian to win a gold medal in the Lost and Diamond League. It was held in which of the following countries? बताइए सर। अभी आपका नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है लॉस एंड डायमंड लीग में। स्पोर्ट्स से रिलेटेड सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो बताइए अभी ये किस, इट वाज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? लॉस एंड डायमंड डायलॉग। हाँ जी सर।
क्या आंसर होगा? तो ये हुआ था आपका स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो लॉस एंड डायमंड डायलॉग कहाँ पर हुआ था? स्विट्जरलैंड में। बाकी नीरज चोपड़ा की बात करें तो एक सवाल तो ये आ जाता है कि आपका जो स्पोर्ट्स पर्सन है, पहला कॉमन क्वेश्चन तो यही पूछ लेते हैं किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। तो आपको पता है एथलीट से रिलेटेड है, ठीक है, जैवलिन थ्रो के लिए। दूसरा, कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं? तो पानीपत से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और उसके बाद विद दिस विन ही हैज क्वालिफाइड, पानीपत ये हरियाणा साइड में, ठीक है। और विद दिस विन फिर ये डायमंड लीग के फाइनल में पहुंच जाएंगे। इससे पहले स्टॉकहोम डायमंड लीग जो हुआ था उसमें भी सेकंड पोजीशन आई थी। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप आई थी, उसमें सिल्वर मेडल जीता था, ठीक है। तो ये कुछ खूबियां हैं जो नीरज चोपड़ा ने जीती हैं, इसको ध्यान रखिएगा कि इनमें से कोई भी इवेंट उठ के आ जाएगा, पूछ लेगा इसमें सिल्वर किसने जीता, गोल्ड किसने जीता, ठीक है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 106। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग won India's first ever medal in judo world championship at the world judo cadet अंडर 18 चैंपियनशिप हुई थी। जूडो की वर्ल्ड जूडो कैडेट अंडर 18 चैंपियनशिप में गोल्ड किसने जीता है? इंडिया का पहला गोल्ड आया है इस फील्ड में, ठीक है। और ये ऑर्गेनाइज कहाँ हुई थी? बोस्निया एंड हर्जेगोविना में। बताइए सर, किसने जीता है? ऑलराइट, करेक्ट आंसर इज लिंथोई चनम्बम, ठीक है। इंडिया जुडोका लिंथोई चनम्बम स्क्रिप्टेड हिस्ट्री बाय विनिंग इंडिया फर्स्ट एवर मेडल इन जूडो वर्ल्ड चैंपियनशिप, ठीक है। तो अभी ये लिंथोई जो थी वाज वेरी पॉपुलर इन द न्यूज, तो मेरे ख्याल से ये तो आपने सुना ही होगा। अच्छा, लिंथोई चनम्बम कौन से स्टेट से बिलोंग करती है? कैन एनीवन टेल मी द स्टेट लिंथोई चनम्बम बिलोंग्स? लिंथोई चनम्बम किस स्टेट से बिलोंग करती है सर? बिल्कुल सर, लिंथोई चनम्बम बिलोंग्स टू मणिपुर। मणिपुर से बिलोंग करती हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 107। रिसेंटली यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन लॉन्च्ड चीफ मिनिस्टर्स माइक्रो फाइनेंस इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट्स? आसाम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, ठीक है। एक माइक्रो फाइनेंस इनिशिएटिव है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? एक्चुअली में स्कीम तो ये स्टेट गवर्नमेंट की है, बट इसे लॉन्च किसने किया है? निर्मला सीतारमन जी ने, जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं। हाँ जी सर, करेक्ट आंसर बताइए। ओके, तो ये स्कीम है भैया नागालैंड की, ठीक है। नागालैंड के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं नीफ्यू रियो, इनका नाम ध्यान रखिएगा। तो उन्होंने बजट पेश किया था फाइनेंशियल ईयर 2020 से 22 से 23 तक का, ठीक है। तो 65 करोड़ की एक स्कीम लॉन्च की है। तो ये माइक्रो फाइनेंस इनिशिएटिव किस लिए है? इसके थ्रू जो एमएसएमईज के रिगार्डिंग, जो छोटा कोई इंडस्ट्री खोलना चाहता है, मान लो कोई पर्सन है छोटी इंडस्ट्री खोलना चाहता है, एमएसएमई जिसे कहेंगे, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, या फिर कोई फार्मर है, तो उन लोगों को लोन प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है, ठीक है। और भी स्कीम लॉन्च की गई है, जैसे टारगेट चैंपियन स्कीम और हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है।
तो ये काम कहाँ हो रहा है, नागालैंड का। तो यहाँ पर आप नेशनल लेवल के साथ साथ अपने नॉर्थ ईस्ट लेवल के भी करंट अफेयर्स देख सकते हो, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट में जो जो भी खास खास खबरें हैं वो सब भी हाईलाइट पिन पॉइंट करके आपको यहाँ पर कवर करा दी जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 108, विष्णुगढ़ पीपल कोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। विष्णुगढ़ पीपल कोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये उत्तराखंड में एक नया हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है। ये कौन सी नदी पे बन रहा है? गुड इवनिंग ताजुम जी। तो इसकी नदी बताइए सर, कौन सी नदी पे बन रहा है ये? हाँ जी। बताइए। ए आंसर है। वेल वेल वेल, करेक्ट आंसर इज अलकनंदा, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है सर? अलकनंदा। तो आप देख सकते हो ये बद्रीनाथ जो आपका माउंटेन पीक है, ठीक है, तो वहां से एक रिवर ओरिजिनेट होती, रिवर का नाम क्या है? अलकनंदा। इसी अलकनंदा में जब आपका भागीरथी मिलती है तो ये पॉइंट कहलाता है देवप्रयाग, ठीक है। अलकनंदा में जहाँ भागीरथी आके मिलती है वो पॉइंट कहलाता है देवप्रयाग, और इस देवप्रयाग से फिर आपकी गंगा रिवर का ओरिजिन होता है, ठीक है। तो अलकनंदा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर। तो अलकनंदा में कौन सी रिवर मिलती है सर? आपकी भागीरथी, तब जाके आपको कौन सा क्या कहते हैं, रिवर मिलती है? गंगा रिवर। तो कई बार गंगा का ओरिजिन पूछ लेते हैं तो पता होना चाहिए, देवप्रयाग, ठीक है। तो गंगा का ओरिजिन आप क्या बताओगे सर? देवप्रयाग। इज दैट क्लियर और नॉट? आज थोड़ा सा मेरे को जुकाम हो रहा है तो कोल्ड पकड़ गया हूँ, इसलिए तेज नहीं बोल पाऊंगा, तो कोई भी डाउट हो तो बता दीजिएगा, ठीक है। हाँ जी सर, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है तो प्लीज गिव मी थम्स अप। All right, sir. Moving to the next question, question number 109. What is the name of the sustainable development economic model which has been launched under the Namami Gange program? देखो, नमामि गंगे प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, अगर बेसिक मतलब समझो तो क्लीन गंगा रिवर, ठीक है। तो क्लीन गंगा रिवर, और इसको याद रखना कुछ मुश्किल काम है नहीं। तो इसी प्रोग्राम के अंदर एक इकोनॉमिक मॉडल लॉन्च किया गया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इकोनॉमिक मॉडल। मतलब इस तरह से आप उस एरिया को डेवलप करेंगे कि वहाँ के आसपास के लोगों को भी फायदा करेगा, इकोनॉमी भी बढ़ाएगा, और इन्वायरमेंट को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो इस तरह का डेवलपमेंट हो गया सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल, ठीक है। तो सवाल ये है कि इस मॉडल का सर नाम क्या है? बहुत राइट हो रहा है, चलिए, कभी कभी अपने अपने दिन होते हैं। तो इस प्रोजेक्ट का नाम बताइए। अविरल गंगा, अर्थ गंगा, समर्थ गंगा, समृद्ध गंगा। राइट, समृद्धि बताया गामी जी ने, अर्थ गंगा, ठीक है। करेक्ट आंसर इज अर्थ गंगा, ठीक है, अर्थ गंगा। तो ये अनाउंस किस दिन किया गया? अर्थ गंगा मॉडल ड्यूरिंग वर्ल्ड वाटर वीक। अभी
वर्ल्ड वाटर वीक के दौरान इसको अनाउंस किया गया है। ठीक है, तो देखते हैं सर ये अर्धगंगा प्रोजेक्ट है क्या। अर्धगंगा मतलब एक ऐसा मॉडल है जिसमें 6 चीजें इन्वॉल्व है। 6 चीजें क्या क्या इन्वॉल्व है? जो नदी के आसपास के करीब करीब 10-10 किलोमीटर के एरिया है ना, जो नदी के आसपास के 10-10 किलोमीटर के एरिया है, वहां पर आप जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग करोगे। ठीक है, तो कौन सी फार्मिंग हो गई? जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। ठीक है, उसमें जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में क्या करते हो आप? उसमें आप कुछ एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर्स यूज नहीं करते हो, मतलब जो केमिकल फर्टिलाइजर से केमिकल्स यूज नहीं करोगे। उसमें फर्टिलाइजर के लिए आप क्या करोगे? काउ डंग यूज करोगे। ठीक है, तो सर ये सब हम करेंगे कैसे? काउ डंग को फर्टिलाइजर की तरह यूज कैसे करेंगे? उसके लिए भी सर सरकार की एक स्कीम चल रही है, गोबर धन स्कीम। आप कुछ भी सर करने जाओ, सरकार ने कोई ना कोई स्कीम आपके लिए सेट कर रखी है। ठीक है, तो गोबर धन स्कीम के तहत आप काउ डंग को एज ए फर्टिलाइजर यूज करके जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग करो, और ये किसके अंडर हो जाएगा? अर्थ-गंगा प्रोजेक्ट के अंदर। दूसरा काम क्या करना है इस प्रोजेक्ट के अंदर कि आपका जो स्लज है यानी और जो वेस्ट वाटर है, मतलब जो गंदगी है, ठीक है, जो वे गंदा पानी आ रहा है नदी में, उसको आप क्या करोगे? रीयूज करोगे। ठीक है, उसको फिर वापस इरिगेशन में यूज करोगे। तो आप क्या करो, जो गंदगी आ रही है उसे मोनेटाइज करो और रीयूज करो। ठीक है, तीसरा क्या है? तीसरा ये है कि आप एक मार्केट क्रिएट करो। हार्ट्स मतलब एक लोकल मार्केट क्रिएट करो गंगा नदी के आसपास, जहां पर आसपास के लोग अपने लोकल प्रोडक्ट्स सेल करें, मेडिसिनल प्लांट सेल करें, आयुर्वेदा को प्रमोशन मिले, तो जिससे वहां के जो लोकल लोग हैं उनको लाइवलीहुड का जनरेशन हो सके। ठीक है, रोजगार की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाए। ठीक है, चौथा है कि जितने भी लोगों को उस नदी से असर पड़ रहा है, आपके सरकार हो, आपके वहां पे रहने वाले लोग हो, वहां पर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनके बीच में सिनर्जी इंक्रीज की जाए, मतलब एक कोऑर्डिनेशन बनाया जाए उनके बीच में। ठीक है, पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए, मतलब अगर वहां पर कोई भी काम हो रहा हो तो उसमें लोगों की भी राय ली जाए, लोगों से भी पूछा जाए। ठीक है, लोगों के हिसाब से काम कराया जाए, तो पब्लिक पार्टिसिपेशन एक्चुअल में आपको बढ़ाना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपको जो कल्चर हेरिटेज और टूरिज्म है गंगा का, वो बढ़ाना है। अब देखो इतना सारा अगर आप काम करोगे, गंगा को साफ रखोगे, गंगा के आसपास लोकल मार्केट्स क्रिएट कर दोगे, तो ऑब्वियसली बात है आप वहां पर टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हो। लास्ट पार्ट है इसका, आपको इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग करनी। कैसे करना है? आपको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को एम्पावर करना है। जैसे गंगा मान लो किन किन एरिया से निकल रही है, जैसे वाराणसी से निकल रही है, तो वाराणसी की जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसको आपको इतनी पावर देनी है कि वो अपने हिसाब से वहां पर डिसीजंस ले पाए। तो जहां जहां से गंगा रिवर निकल रही है वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करना है? आपको मजबूत करना है। ठीक है, तो ये 6 काम करके आप कौन सा प्रोजेक्ट फुलफिल कर रहे हो? आप फुलफिल कर रहे हो सर अर्थ गंगा प्रोजेक्ट। हाँ जी सर, इज दैट क्लियर और नॉट? अगर क्लियर है तो प्लीज गिव मी थम्स अप। हाँ जी सर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज योर अर्थ गंगा प्रोजेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 110। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री? एक किताब है इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी, मतलब इंडिया की इकोनॉमी 1947 से लेकर अभी 2022 तक कैसी चेंज हुई है। जैसे नेहरू ने आपका सोशलिस्ट पॉलिसीज बनाई, ठीक है, इंदिरा गांधी ने सोशलिस्ट पॉलिसीज बनाई, बीच में आपके मोरारजी देसाई आए थे, वो कैपिटलिस्ट पॉलिसीज बिलीव करते थे। फिर उसके बाद आपका 1990s में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी रिफॉर्म्स आए। फिर उसके बाद में 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार आई, उन्होंने कुछ और इकोनॉमी में चेंज किया, और अब जाके 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई, उन्होंने अपने हिसाब से इकोनॉमी को रेगुलेट किया।
तो नेहरू से लेकर मोदी तक इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या उतार आए हैं, क्या चढ़ाव आए हैं, ये सारी डिटेल्स को लेके एक बुक है जो लिखी गई है। ठीक है, तो ये किताब लिखी किसने है? तो जो लोग इकोनॉमी में इंटरेस्ट रखते हैं वो इस किताब को जरूर पढ़ सकते हैं। एक कह सकते हैं पूरी हिस्ट्री कवर कर देगी आपकी। ठीक है, हाँ जी सर, इसका करेक्ट आंसर बताइए। ये तरीका आप लोग सही निकाल रहे हो, दो ऑप्शन बता दो, ए और बी में से कोई एक होगा। ये तरीका बढ़िया बना लिया आपने। लो भाई, तुक्का लग गया। करेक्ट आंसर इज बी, पुलाप्रे बालाकृष्णन। ठीक है, करेक्ट आंसर इज पुलाप्रे बालाकृष्णन ने ये किताब लिखी है। ठीक है, चलो अच्छी बात है, लिखी है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 111। Recently, Indian Navy received the first ever completely made in India 30 ammunition. It will be used in which of the following guns? 30 ammunition मतलब 30 कैलिबर की गोलियां अब इंडियन नेवी को मिली हैं। ठीक है, वो कौन सी गन में यूज करने वाले हैं? AK-630, AK-730, AK-830, AK-930। ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी क्या लगता है आंसर? अच्छा, इसका मतलब पता है कि आप सुनते हो 6 की गोली है, 30 की गोली है, तो ये क्या शो करता है? जो आपका बुलेट होता है वो कुछ इस तरह की शेप होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 30 है, तो ये 30 ये इसकी यहाँ तक की लेंथ होती है। ठीक है, तो 30 गोली कहने का मतलब है ये 30 लेंथ। अब 6 की गोली होगी तो ऑब्वियसली बात है साइज में थोड़ी सी छोटी होगी, 6 तो सर 30 की गोली क्यों बनाई जाती, 6 की क्यों बनाई जाती? किसी पर्सन पे अटैक करना हो तो 6 की भी बहुत है, 30 की क्या जरूरत है? 30 की हम तब यूज करते हैं जब हमें मान लो किसी मेटल पे अटैक करना हो, किसी टैंक पे, मतलब ऐसी चीज पे अटैक करना हो जिससे सामने वाला छुप रहा हो। ठीक है, मान लो पता चला वो दरवाजे के पीछे छुप रहा है, अब आप 6 की गोली से करोगे, कुछ 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 काम नहीं करेंगी। ये लगा दो 30 की मशीन गन, ये तो जलवा बिखेर देगी, और कलाशनिकोव के साथ तो और ही जलवा बिखेरेगी। तो ये किस गन के लिए मंगाई गई है? AK-630। ठीक है, AK-630, ध्यान रखिएगा। ठीक है, AK-630 गन जो भी अपने वॉरशिप से वहां पर अपनी लगाई गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 112। Recently, NHPC has inked a pact with the Himachal Pradesh government for the implementation of the Dugar hydroelectric project in Chamba district। ठीक है, दुगार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बन रहा है सर, तो ये कौन सी नदी पे बन रहा है? देखो, ये करंट में बनने वाले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं, और करंट अफेयर्स में कोई भी पूछ सकता है। तो दुगार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस नदी पे बन रहा है सर? हिमाचल में बन रहा है। हाँ जी सर, करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए सर, इसका क्या आंसर होगा? लो भाई, बी और डी में होगा। करेक्ट आंसर इज डी, चेनाब नदी। ठीक है, तो आपका जो दुगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है कौन सी नदी पे बन रहा है? चेनाब नदी पे बन रहा है। सर चेनाब कैसे ढूंढूं मैं? देखो, दो नदियां हैं ये, एक चंद्रा एक भागा, ये दोनों मिल जाएंगी ना, तो ये आपकी नदी कौन बन जाएगी? कौन सी? चेनाब। चेनाब का ओरिजिन इधर हिमाचल प्रदेश से होता है, इधर चेनाब है, इधर एक नदी है ब्यास। ठीक है, तो दोनों का ओरिजिन कहाँ से होता है? हिमाचल में, ध्यान रखना, एक रोहतांग पास है। ठीक है, रोहतांग पास से ओरिजिन होता है इन दोनों नदियों का, किस किस का? चेनाब का और ब्यास का। ठीक है, चेनाब MP में कहाँ से आ गया? वो चंबल है सर जी, वो चंबल है।
गोमती वो उसकी ट्रिब्यूटरी यमुना की। CSK करके मैं याद भी कराता हूँ, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ठीक है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, वो सब यमुना की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, वो चंबल है। कंफ्यूज नहीं होना, ये चेनाब है। ठीक है सर, ये चेनाब है। दो नदियां मिलके बनती है ये जो, एक चंद्रा है, एक भागा है। ठीक है, तो दो नदियां मिलके आपकी चेनाब बनती है। यहाँ देख सकते हो आप, थोड़ा डिटेल में देखोगे तो एक नदी ये रही, एक नदी ये रही। ठीक है, इन दोनों को मिला दो तो आपकी चेनाब बन जाती है। ठीक है सर, आंसर राइट होने से मजा नहीं आता है, तो कब मजा आता है गामी जी? गलत होता है, बिल्कुल गलत होने में ज्यादा मजा आना चाहिए, या सब कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 113, recently dugong has been officially declared extinct in which of the following countries? डुगोंग के बारे में हम लोग पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से डुगोंग पे सवाल आया है। तो डुगोंग हैज बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? चाइना, इंडोनेशिया, इंडिया, मलेशिया, बताइए सर। करेक्ट आंसर इज चाइना। तो डुगोंग कहाँ से गायब हो गई? चाइना से। ये फोटो देख सकते हैं आप डुगोंग की, ऐसा लग रहा होगा ये काव है, गाय की तरह ये लगता है थोड़ा सा। ठीक है, इसीलिए इसको सी काव कहते हैं। ठीक है, सी काव कहते हैं। और ये ओनली हर्बीवोरस मैमल है जो कि दैट इज स्ट्रिक्टली मरीन। ठीक है, तो ये फैक्ट इसको अपने आप में यूनिक बनाता है। इट इज द ओनली हर्बीवोरस मैमल दैट इज स्ट्रिक्टली मरीन। मतलब पानी में पाई जाने वाली वैसे तो जितनी भी मछलियां हैं सब नॉन वेज खाती हैं। ठीक है, बट ये अकेली वेजिटेरियन मछली है। ठीक है, डुगोंग, तो इसीलिए इसको सी काव भी कहते हैं। तो इट इज द ओनली हर्बीवोरस मैमल दैट इज मरीन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है रिगार्डिंग डुगोंग। डुगोंग के लिए हमने एक कंजर्वेशन रिजर्व भी लॉन्च किया है। ठीक है, तमिलनाडु के साउथ कोस्ट पे आप देखोगे पार्क वे में, वहां पे इसका कंजर्वेशन भी कम करते हैं। इंडेंजर्ड स्पीशी है तो इसको हम कंजर्व भी करते हैं। इंडिया में ये इंडेंजर्ड है। ठीक है, तो इसको हम इसे प्रोटेक्ट करके रखते हैं। चाइना में तो देखो गायब हो गई डुगोंग। कोई क्वेश्चन नंबर 114, शोखुवी रेलवे स्टेशन was recently inaugurated in which of the following state? हाँ जी सर, इसका आंसर बताइए। सुखोवी रेलवे स्टेशन was recently inaugurated in which of the following states? असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर। हाँ जी, क्या आंसर होगा इसका? हाँ, तो ये नया रेलवे स्टेशन कहाँ बना है? नागालैंड। तो नॉर्थ ईस्ट का जितना भी क्वेश्चंस होगा इंपॉर्टेंट, वो भी इसमें आपको कवर मिलेगा। ठीक है, तो नागालैंड में। लास्ट क्वेश्चन है आज का। व्हाट इज द नेम ऑफ द लोगो विच हैज बीन रिसेंटली लॉन्च एज ए पार्ट ऑफ स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर? ठीक है, क्लीन, क्लीन सी, सेफ सी। स्वच्छ सागर मतलब क्लीन सी, सेफ सी, सुरक्षित सागर। तो लोगों का नाम बताना है, इसके लोगों का नाम क्या है?
स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर। कोई नहीं डेविड जी, अब इसके बाद सितंबर के महीने की ट्राई करिएगा, ठीक है। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। बिल्कुल, इसका करेक्ट आंसर इज वासुकी, ठीक है। लोगों का नाम है वासुकी। देखो, लोगों के नाम से ज्यादा जरूरी है इस मिशन को जानना। स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर कैंपेन है क्या? तो ये कैंपेन लो क्या लॉन्च किया गया है ताकि जो कोस्टल एरिया है उसको आप क्लीन अप कर सको, ठीक है। तो कोस्टल एरिया को क्लीन अप करने के लिए ये कैंपेन लॉन्च किया गया है। तो ये किस दिन कंप्लीट होगा? ये कंप्लीट होगा आपका इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे, जो कि आपका कब है, मतलब स्टार्ट होगा ऑन 17 सितंबर 2002, ठीक है। मतलब अब तो हो चुका है। तो इसका एम क्या है? एम है ताकि लोगों के लोगों में पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाई जा सके, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे कब होता है? 17 सितंबर को, ठीक है। और अवेयरनेस बढ़ाने के लिए एक ऐप भी लॉन्च करी, इको मित्रम, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये इको मित्रम ऐप किससे रिलेटेड है? तो सर ये कोस्टल एरिया की सफाई से रिलेटेड है। तो उसका कैंपेन का नाम क्या है? स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर। आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया, एक भी तो तुक्का नहीं लगा। कोई नहीं, वक्त वक्त की बात है। तो सर ये आपके यहाँ से कंप्लीट होते हैं अगस्त का पूरा करंट अफेयर्स। कल मॉर्निंग तक ये इसका पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा। पीडीएफ अभी कंप्लीट पीडीएफ अपलोड नहीं है, ठीक है। इसका कंप्लीट पीडीएफ आपको मॉर्निंग तक मिल जाएगा। कुछ एरर्स वगैरह होंगी उसको मैं चेक कर लूँगा। तो बाकी टेस्ट अब हो ही गया, आप क्वेश्चन आपके पास हैं तो इनको प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए, ठीक है। मेरा नंबर हुआ है सर का, नहीं नहीं 115 क्वेश्चन ही हैं। आपने कोई क्वेश्चन रिपीट तो नहीं कर लेगा मी जी? चलिए पीडीएफ के साथ आप मैच कर लीजिएगा, ठीक है। ओके सर, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।